हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 1 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज 4 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे प्ले टाइम, खेल का समय। देन वी विल डिस्कस लेटिंग गो ऑफ अ चांस टू डेमोक्रेटाइज टेलीकॉम सर्विसेज, दूरसंचार सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने का मौका छोड़े। और सबसे लास्ट चौथा आर्टिकल जो रहेगा आज का वो है एज इंडिया एजेस कीपिंग एन आई ऑन द एल्डरली, जैसे जैसे भारत की उम्र बढ़ती जा रही है बुजुर्गों पर नजर रखना। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मेक्स इट इजियर फॉर मोर वुमेन टू गेट सेफ अबॉर्शंस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अधिक महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात कराना आसान हो गया है। आर्टिकल में बात हो रही है अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में, जिसमें अविवाहित और जो विवाहित महिलाएं हैं दोनों के बीच में जो अभी तक जब एबॉर्शन की बात होती है, गर्भपात की बात होती है, तो उनके अधिकारों में जो असमानता थी उसको पाटने का कार्य किया गया है। दूसरे भाषा में अब सुरक्षित गर्भपात के जब अधिकार की बात होगी तो उसमें विवाहित महिलाओं के समान ही अधिकार अविवाहित महिलाओं को प्रदान हो गया है। इसमें चूंकि हमारे संविधान में समानता की बात कही जाती है, इक्वलिटी होता है, डिग्निटी की बात होती है, गरिमा की बात होती है, प्राइवेसी, बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन, शारीरिक स्वायत्तता की बात होती है, गोपनीयता की बात होती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे में विवाहित और अविवाहित इसका 2 प्रकार बनाकर महिलाओं को अधिकार से उनको एक समान न रखना उनके खिलाफ जा रहा था अथवा असमानता को बढ़ावा दे रहा था। हालांकि इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि ये अधिकार जो गर्भावस्था का 20 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते के बीच का जो समय होता है उसमें ही प्रदान होगा। आगे आर्टिकल में बात की जा रही है कि अभी तक जैसा कि कानून है कि इससे पहले होता था कि 2 जो डॉक्टर होते थे उनको कंसल्ट करने के बाद ही यदि वो लिखित रूप में और इस बात पर राजी हो जाते थे कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो उससे जो महिला है उसको शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचेगी, तो इसके बाद ही जाकर कानूनी रूप से जो गर्भपात है उसका अधिकार महिलाओं को मिल पाता था। किंतु अब यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आती है कि अकेले महिला को ही तय करना चाहिए कि उसको गर्भपात से गुजरना है अथवा नहीं। आगे कोर्ट द्वारा जो रेप सर्वाइवर होते हैं और यदि वो कानूनी रूप से गर्भपात की मांग करते हैं तो उनके साथ साथ में जब मैरिटल रेप विक्टिम की बात आती है, वैवाहिक बलात्कार की पीड़िताएं, तो दोनों ही अब उस एक ही श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। निश्चित तौर पर भविष्य में उन सवालों का ये आज ही जवाब ढूंढा गया है जिसमें जो मैरिटल रेप होते हैं उसके कारण जो गर्भ यदि धारण हो जाता है, अभी तक जो अधिकार जो जिसको अपराध में की श्रेणी में नहीं लाया जा रहा था वो अब इसके द्वारा इसका भी उचित प्रावधान कर दिया गया है। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय है कोर्ट का, और जो सेफ एबॉर्शन सर्विसेज हैं उसको ये आगे बढ़ाता है एक ऐसा समय में जब असुरक्षित गर्भपात जो मैटरनल मॉर्टेलिटी होती है, मातृ मृत्यु होती है, उसके दर को कम करने का
एक वजह बन सकता है जब गर्भपात को अधिक सुरक्षित बनाया जाए। आगे अब आर्टिकल में बात होगी प्ले टाइम, खेल का समय। गुजरात डिड वेल टू ऑर्गेनाइज द नेशनल गेम्स इन अ शॉर्ट टाइम। गुजरात ने कम समय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। आर्टिकल में बात हो रही है 36वें राष्ट्रीय खेलों की, जिसका आयोजन गुजरात सरकार द्वारा किया गया है। उनके 6 शहरों में अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, भावनगर और राजकोट में। चूंकि इनको प्रिपरेशन के लिए काफी कम समय मिला था, हालांकि इससे पहले जब उड़ीसा सरकार द्वारा एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया गया था 2017 में, जब एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराने के लिए मात्र 3 माह का समय उड़ीसा को मिला था, और लगभग गुजरात को भी इतना ही समय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में इस बार मिल रहा है। राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं तो 1924 में इन खेलों की शुरुआत होती है। प्रारंभिक में इसका नाम इंडियन ओलंपिक गेम रखा गया था, भारतीय ओलंपिक खेल रखा गया था, और आज़ादी के बाद इसका नाम राष्ट्रीय खेल हो जाता है। और सबसे प्रमुख बात ये होती है कि ये जो हमारे घरेलू खिलाड़ी होते हैं उनको कई मजे हुए खिलाड़ियों के साथ प्रतियोगिता करने का अवसर देता है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ खिलाड़ियों का नाम भी, जिस तरीके से मीराबाई चानू जी हैं, शिव थापा जी हैं, अविनाश साबले जी हैं, ऐसे मजे हुए खिलाड़ियों के साथ जब घरेलू खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, निश्चित तौर पर उनका व्यक्तिगत और साथ ही साथ में खेलों का भी स्तर और ज्यादा ऊपर उठ जाता है। गुजरात की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हो रहा है, भविष्य में ओलंपिक को मेजबानी करने का जो गुजरात का सपना है वो इसमें निश्चित तौर पर मददगार साबित होगा। अब चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब इसका इनॉग्रेशन किया था तो उनका एक जो इंटेंशन था कि किस तरीके से खेलों की जो सॉफ्ट पावर होती है उसके द्वारा अपनी जो पूरी राष्ट्र की एक इमेज होती है उसको किस तरीके से इन्हांस किया जाए। सरकार सॉफ्ट पावर को इन्हांस करने के लिए खेल को कितना उपयोगी समझती है, इसका भी झलक मिलता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस गुजरात संस्करण के राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करते हैं। अब जो राष्ट्रीय खेल अधिक प्रगति के लिए एक कदम, एक मील का पत्थर प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि नहीं सिर्फ राष्ट्र की जो सॉफ्ट पावर है वो इन्हांस होगी राष्ट्रीय रूप में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी सॉफ्ट पावर कहीं ना कहीं इससे इन्हांस करेगी। अगले आर्टिकल में बात होगी लेटिंग गो ऑफ अ चांस टू डेमोक्रेटाइज टेलीकॉम सर्विसेज। दूर संचार सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने का मौका छोड़े। द ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 स्ट्रगल्स टू ब्रेक फ्री ऑफ इट्स कॉलोनियल रूट। यहां पर बिल होगा। भारतीय दूर संचार 2022 का जो ड्राफ्ट बिल है वो अपनी औपनिवेशिक जड़ों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करेगा। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 ये अभी पब्लिक डोमेन पे है, कंसल्ट के लिए पब्लिक ओपिनियन मांगा गया है। बेसिकली इस बिल को लाने का उद्देश्य ये था, चूंकि इससे पहले 1885 का जो टेलीग्राफ एक्ट था उससे जो हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन था उसको गवर्न किया जाता था। चूंकि अभी 2022 है, 125 साल के आसपास का समय गुजर जाता है, और ऐसे में जो सरकार है उसको भारत में दूर संचार को नियंत्रित करने वाले एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता निश्चित तौर पर महसूस होती है। किंतु आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि ये जो नया बिल है वो जो औपनिवेशिक मसौदा होता है, औपनिवेशिक मानसिकता होती है, उसको छोड़ने में विफल रहा। किस तरीके से, अब इसकी बात आगे कही जा रही। सबसे पहली बात तो इस बिल में जो लाइसेंसिंग का सिस्टम रखा गया है, बेसिकली जो लाइसेंसिंग व्यवस्था रहेगी उसके माध्यम से सेंट्रलाइजेशन को और ज्यादा जोर मिलेगा। अब चूंकि जो अन्य संस्थान, प्राधिकरण और कई जो दूरसंचार विधेयक अदालतों में हैं
उनसे जिस तरीके से लेसन सीख के बिल को आगे बढ़ाना था, वैसा इस ड्राफ्ट बिल में नहीं देखने को मिलता है। इन सब के साथ में इसमें क्लॉज 221 एक क्लॉज जोड़ा गया है, जिससे जो डेफिनेशन होती है ऑनलाइन कम्युनिकेशन की, उसको टेली कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को और ज़्यादा ब्रॉड बना दिया गया और इस डेफिनेशन में अब OTT प्लेटफॉर्म को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ में जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, एप्पल वॉच हो गया, जिट्सी हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सबको भी जो टेली कम्युनिकेशन है उसकी डेफिनेशन के अंतर्गत ला दिया गया। डेफिनेशन में आने से इन पर भी सरकारी नियंत्रण को और ज़्यादा बल मिलेगा। हालांकि ट्राई की जब बात करते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उसने कुछ सिफारिशें जारी की थी, जिसमें बेसिकली जो डिजिटल राइट की बात कही जाती है उसका उसने समर्थन किया था और इसमें जो उपयोगकर्ता हैं उनकी पसंद का ध्यान देने की बात कही गई थी। साथ में जो इंटरनेट संचार सेवाएं हैं और नियामक बोझ डालने के खिलाफ जो डिजिटल अधिकार संगठनों हैं उनकी मांगों का समर्थन ट्राई के द्वारा किया गया था। हालांकि ट्राई द्वारा जो मांग उठाई गई थी उसको डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन वो इसको कोई भी मान्यता नहीं प्रदान करता है और साथ में ट्राई की जिम्मेदारी को खंड 46 क्लॉज जो 46 होता है उसके तहत में इसको कमजोर भी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है DOT उसके द्वारा इसको किया जाता है। आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से सरकार लाइसेंस अब जारी करेगी, एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिल जाता है। अब इस तरीके से जो अभी तक सरकार का बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जोर रहा है कि डेटा को लोकलाइजेशन किया जाए, भारत में ही डेटा को स्टोर किया जाए, अब इस प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अभी जो ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल आता है, जिसको काफ़ी दबाव के बाद सरकार को वापस बिल ले लेना पड़ता है, उसमें भी ऐसा प्रावधान था। ये काफ़ी इस पर जो डेटा प्रोवाइडर हैं उनकी अभी कितनी सहमति बन पाती है, किस तरीके से इसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान होगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अब इन सब के साथ में जो OTT संचार सेवा है उनके लिए, उनको शामिल करने के लिए दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा का भी विस्तार होता है। अब सबसे आगे की बात ये कही जा रही है कि भारत में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कई लिटिगेशन चल रहे हैं, जिसमें कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 है उसको ऑलरेडी ही उसमें जो ट्रेसेबिलिटी का क्लॉज है उसको चैलेंज किया गया है कि किस तरीके से कोई भी जो सूचना होती है वो कहाँ से शुरू होती है। अगर सरकार चाहे तो जो सर्विस प्रोवाइडर उनको ट्रेस करके बताना होगा कि ओरिजिनल जो ओरिजिनेटर है उसका वो कहाँ से, जिससे यदि सूचना राष्ट्रहित के खिलाफ जाती है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। किंतु इस पे पेच ये आता है कि ये जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है, राइट टू प्रिवेसी होती है, उसके खिलाफ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी अगर जानकारी देना होगा तो उसके लिए जो जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि है जो इनक्रिप्शन का ये इस्तेमाल करते हैं, इनक्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा और ऐसे में जो डेटा है वो डेटा की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अब इन सब से अभी जब जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट जो 2018 में आती है, जिसमें बात होती है किस तरीके से राइट टू प्राइवेसी पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है उसके बिल्कुल ही खिलाफ ये जो सरकार द्वारा नया बिल लाया जा रहा है वो जा रहा है, जहां पर जो आम नागरिक है उनकी निजता सरकार के हाथ में हो जाएगी। यदि सरकार चाहेगी तो वो डेटा को ट्रेस कर लेगी। आगे इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि पहली बार इंटरनेट सेवाओं के निलंबन अथवा जिसको इंटरनेट शटडाउन भी कहा जाता है, जब इंटरनेट कट कर दिया जाता है तो एक विशिष्ट शक्ति निर्धारित की गई है जो इमरजेंसी सिचुएशन में अथवा सरकार जब जिस सिचुएशन को इमरजेंसी मानेगी उसमें ये शक्ति सरकार के हाथ में चली जाएगी। अब आगे इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से भारत लगातार अतीत में जो नेट न्यूट्रलिटी है इसकी बात
करता आया है, एक काफ़ी प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाया है। किंतु आज जब ज़रूरत थी कि टेलीकॉम बिल जब भारत सरकार ला रही थी, एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते थे, ग्लोबल स्टैंडर्ड, एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है, तो उसमें ये बिल विफल साबित हो रहा है। लास्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे, एज इंडिया एजेस कीपिंग एन आई ऑन द एल्डरली। जैसे जैसे भारत की उम्र बढ़ती जा रही है, बुजुर्गों पर नजर रखना। विथ बिग शिफ्ट्स इन ग्लोबल डेमोग्राफिक पैटर्न्स being projected, eye care service delivery is uniquely placed to help in health surveillance and planning. वैश्विक जनसांख्यिकी पैटर्न में बड़े बदलावों के साथ स्वास्थ्य निगरानी और योजना में मदद करने के लिए नेत्र देखभाल सेवा वितरण विशिष्ट रूप से रखा गया है। आर्टिकल की बात में शुरू में हो रहा है, जैसा कि आज का दिन 1 अक्टूबर है और यूनाइटेड नेशन इसको अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। किसके लिए? फॉर ओल्डर पर्सन। अब बेसिकली जैसे कि वृद्ध जनों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, इसका बेसिकली इंटेंशन ये होता है कि जो हेल्दी एजिंग की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके, किस तरीके से जो वृद्धावस्था है उसको और ज़्यादा स्वस्थ बनाया जा सके। और आगे बात हो रही है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के हिसाब से जिस तरीके से लगातार अब देखने को मिल रहा है, जो बर्थ रेट है उसमें स्थिरता आ रही है, कई जगह श्रिंकेज भी हो रहा है। आने वाले समय में 2050 की बात कही जा रही है कि 16% जो दुनिया की आबादी रहेगी वो 65 वर्ष से ऊपर की हो जाएगी, अर्थात 16% जो आबादी हो जाएगी वो एल्डरली अथवा बुजुर्ग व्यक्तियों उनमें शुमार रहेंगे। वैश्विक आबादी की बात कही जा रही है। ऐसे में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार ये भी अनुमान है कि दुनिया की पॉपुलेशन 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी। और उस समय 2050 की बात करें तो जो बुजुर्ग हैं 65 प्लस की जो पॉपुलेशन रहेगी, वो जो 5 वर्ष से नीचे के जो पॉपुलेशन होती है उसकी डबल हो जाएगी। और भारत की बात करें तो भारत उन 8 देशों में शुमार होगा जो वैश्विक बढ़ती आबादी के आधे से अधिक आबादी के जिम्मेदार होंगे। संयुक्त राष्ट्र की पिछली रिपोर्ट की ही बात अगर की जाए तो उसके अनुमान में भारत की जो बुजुर्ग आबादी का अनुपात 2050 तक की बात अगर की जा रही है इसमें, तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। और चूंकि बुजुर्गों की जब बात हो रही है तो रोगों की भी बात होगी, तो कुछ गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात हुई है, जिसमें कि डायबिटीज की बात हो रही है, हाइपरटेंशन की बात हो रही है, हार्ट डिजीज की बात हो रही है। इसके अलावा जो दृष्टि अथवा विजन से रिलेटेड डिसेबिलिटी हैं उनकी बात हो रही है, हेयरिंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, और जो गतिशीलता अथवा मोबिलिटी से संबंधित होता है जो कि बुजुर्गों में काफ़ी आम तौर पर देखने को मिलता है, इन सभी तरीके के रोगों की बात कही जा रही है कि किस तरीके से इनको डील करना होगा। एक हेल्दी जो एल्डरली की तरफ हमको अगर जाना है उसके लिए एक रिपोर्ट की बात कही गई है, होम्स रिपोर्ट, हैदराबाद ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी इन एल्डरली स्टडी, इन शॉर्ट होम्स। इसके डाटा की अगर बात करते हैं तो जब बुजुर्गों की जब आत्मविश्वास और बुनियादी मुद्दों से निपटने की दिशा में पहले कदम की बात होती है तो पहला उसमें जो संबोधन होता है वो होता है विजन लॉस। उम्र बढ़ने के साथ जो आंखों की रोशनी है वो सबसे पहले इस पर ध्यान जाता है कि काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर होने लगती है। सिर्फ उम्र का ही इसमें योगदान नहीं होता बल्कि कई बीमारियां भी होती है, जैसे कि बहुत कॉमन हो गया है शुगर काफ़ी हाई हो जाता है, उससे भी आंखों की रोशनी काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। हाइपरटेंशन से होता है, हार्ट, मल्टीपल डिजीज़ जो आज के समय में काफ़ी कॉमनली बढ़ती जा रहे हैं, उनका जो विज़न लॉस है सबसे ज़्यादा प्रमुखता से देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आँखों की जो परीक्षाएं अथवा आई एग्जामिनेशन है, आंखों का जो परीक्षण होता है, वो जो एल्डरली होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनमें जो अन्य जो प्रणालीगत मुद्दे होते हैं उनको आकलन करने और उनसे निपटने का एक अच्छा अवसर भी प्रदान करते हैं। अब
आगे ये भी बात कही गई है कि आज के समय में काफ़ी टेक्नोलॉजी है जो आँखों की देखभाल के लिए उपयोग में आती हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत में कई तरीके के क्रॉस सब्सिडी मॉडल भी हैं, तो उससे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी भी निशुल्क आँखों की जांच और उससे संबंधित जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। कई सरकारी और कई गैर सरकारी संगठन भी इस क्षेत्र में आगे देखने को मिल जाते हैं। निश्चित तौर पर आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यापक नेत्र परीक्षण हमारे बुजुर्ग नागरिकों के लिए इस तरह के स्वास्थ्य और खुशहाल भविष्य को सक्षम करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। क्योंकि आंखों की जब देखभाल की बात आती है तो उससे निश्चित तौर पर जब उम्र बढ़ती है तो सबसे पहली बात जो बुजुर्ग अवस्था की तरफ इंगित करता है वो कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी जब जाती है उसका इंगन देखने को मिल जाता है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं कई बार इस वजह से लाचार नजर आते हैं क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी कम रहती है। तो ऐसे में जब बुजुर्ग की जो टोटल हमारी जनसंख्या में उनका अनुपात है लगातार बढ़ रहा है, आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगा, तो ऐसे में सबसे पहला कदम होगा कि व्यापक नेत्र परीक्षण किया जाए और उससे रिलेटेड जो रेमेडी हो उसको प्रदान किया जाए। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।